हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ुलेखा आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बीएनएसएस एंड सीआरपीसी का तुलनात्मक अध्ययन वाली सीरीज़ का प्रारंभ कर चुकी हूँ। इसमें कई वीडियो इससे पहले अपलोड की जा चुकी हैं। आज हम उसके आगे की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और डिफिनेशन क्लास का ये तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने डिफिनेशन क्लास पे 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सभी ने हमारी पहले की वीडियो को काफ़ी सराहा है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम जिस डिफिनेशन की बात करेंगे वो हमारी जांच है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने हाई कोर्ट तक पढ़ लिया था और अब जो हम परिभाषा शुरू करेंगे वो परिभाषा जांच है। जांच को सीआरपीसी और बीएनएसएस में दोनों में परिभाषित किया गया है और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी स्लाइड में कि जांच की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर किया गया है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जांच की परिभाषा में, ये बीएनएसएस में नया ऐड किया गया है, जबकि सीआरपीसी में ये चीज़ नहीं थी। सीआरपीसी में भारत की परिभाषा थी जिसे अब हटा दिया गया है और बीएनएसएस में भारत की परिभाषा नहीं दी गई है। तो सीधे से हम जांच पे आते हैं और इसको हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, जांच को अगर हम देखें तो धारा 2(4) में परिभाषित किया गया है, यानी कि 2(1)(k) में जांच को परिभाषित किया गया है। इंग्लिश में इसे इंक्वायरी कहते हैं, हिंदी में इसे जांच कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जांच सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या कह रहा है कि जांच विचारण से भिन्न होती है तथा यह मजिस्ट्रेट द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो यहाँ से सिर्फ हमें 3 चीज़ें देखनी है। इस परिभाषा से 3 चीज़ें ही निकल के आती हैं। सबसे पहले आती है कि जांच क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जांच एक न्यायिक कार्रवाई होती है और ये मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। आगे समझिए। और यह न्यायिक कार्रवाई तो है, किंतु यह विचारण से भिन्न होती है। इसे कौन करता है जांच? तो ये मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छा, इसे कौन नहीं कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट न्यायालय तो कर सकते हैं, परंतु पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जाती। अगर कोई भी कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है तो वो कार्रवाई जांच नहीं होगी। तो अगर हम इसके क्वेश्चन निकालें तो ये निकल के आता है कि जांच कौन करता है? तो यह जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। कौन नहीं कर सकता? तो पुलिस अधिकारी जांच नहीं कर सकता। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसका उद्देश्य क्या होता है जांच करने का? तो जांच का जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना, कि वो वास्तव में वो तथ्य है भी या नहीं। उस तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जांच में जो साक्ष्य लिया जाता है वो शपथ पर दिलाया जा सकता है और जो जांच है सदैव विचारण से पहले की जाती है, क्योंकि होता क्या है, जांच और विचारण जो होती है ये दोनों न्यायालय के द्वारा ही संपादित की जाती है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि जांच पहले होता है कि विचारण पहले होता है? तो जांच पहले की जाती है, विचारण बाद में की जाती है। अब अगर ये चीज़ आए कि हम जांच और विचारण को कहाँ से हम जांचना शुरू करें, कि किस कार्रवाई के बाद जांच शुरू होगी तो किस कार्रवाई के बाद विचारण शुरू होगा, तो इसके लिए हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था। आप समझिए, इसको चार्ज हमने बताया था, आरोप
चार्ज फ्रेम करने से पहले जितनी भी कार्यवाहियां न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न की जाती हैं, वे सभी कार्यवाहियां जांच की श्रेणी में आती हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वे कार्रवाइयाँ विचारण कहलाती हैं। बहुत ही सटीक अंतर हमने आपको बताया, और ये अंतर आपको इंटरव्यू के प्रश्नों के अंतर्गत देख सकते हैं। ये अक्सर हॉट क्वेश्चन माना जाता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप जांच और विचारण को कैसे अंतर करेंगे, कहाँ से जांच शुरू होता है, कहाँ से विचारण। तो सीधा सा आप याद कर लीजिए कि जो चार्ज फ्रेम करने से पहले जितनी भी न्यायिक कार्रवाई की जाती है, वे सभी जांच कहलाती है, जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। और चार्ज फ्रेमिंग के बाद जो भी कार्रवाई न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाती है, वे सभी कार्रवाइयाँ विचारण कहलाती हैं। और ये जो जांच होती है, यह सदैव विचारण में सहयोग करती है। विचारण के पूर्व मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई संपादित की जाती है, वो जांच की श्रेणी में आती है, तो हम आपको बता चुके हैं। अब होता क्या है, विचारण आरोप के निर्माण के पश्चात प्रारंभ होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझिए। इस संहिता के अध्याय 10 धारा 144 से 147 क्या है? अध्याय 10 आपका भरण पोषण से संबंधित है, जो कि धारा 144 से 147 तक के तहत आता है, जिसमें पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण की बात की गई है। तो ये जो कार्यवाही होती है, ये जांच प्रकृति की कार्यवाही मानी जाती है, जो पूर्व में सीआरपीसी चैप्टर 9 125 से लेकर के 126, 27, 28, 128 तक आती थी। ये आपकी उसमें थी चैप्टर 9 में सीआरपीसी में। और इसके अलावा परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति वाला जो अध्याय है, इसके अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है, वे सब जांच प्रकृति की कार्यवाही मानी जाती है। ये कुछ अंतर थे। सीआरपीसी में भी सेम डिफिनेशन दी गई है कि जांच विचारण से भिन्न होती है। ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन जांच किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ये जांच की परिभाषा हमने देख ली। तो जांच बीएनएसएस में भी सेम परिभाषा थी और सीआरपीसी में भी इसकी सेम परिभाषा दी गई है। तो जांच में कोई विशेष अंतर नहीं है। सिंपल सा हमने देख लिया कि जांच न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, और इसके अंतर्गत जो कार्रवाई संपादित की जाती है वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट करता है, पुलिस इसके कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगली जो हमारी डिफिनेशन है, वो हमारी डिफिनेशन है इन्वेस्टिगेशन की या अन्वेषण की परिभाषा है। इसमें हम देखते हैं तो इस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर चेंज किया गया है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो नई बीएनएसएस है, इसमें स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जबकि सीआरपीसी में कोई स्पष्टीकरण ऐसा नहीं था। देखते हैं इसकी परिभाषा में। तो बताया गया है कि अन्वेषण सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि अन्वेषण कहाँ परिभाषित है। तो 2 क्लास 1L में इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है, जबकि सीआरपीसी में इसे 2H में परिभाषित किया गया था। अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, और इसके अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट से भिन्न जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती है। ये अन्वेषण की परिभाषा दी गई है। इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं तो निकल के आता है कि अन्वेषण कौन कर सकता है। तो अन्वेषण 2 लोगों को इसमें बताया गया है, परिभाषा में 2 लोग कर सकते हैं। एक तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, दूसरा है मजिस्ट्रेट से भिन्न इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अन्वेषण कर सकता है, परंतु इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट नहीं आता है। ये 2 चीज़ें होगी। और दूसरा निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्री एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया हुआ है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में इसके आने की प्रबल संभावना है। तो साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण कौन करता है? तो सदैव पुलिस अधिकारी करता है।
अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। यदि किसी विशेष विधि में इस संहिता के विपरीत बात हो तब विशेष विधि के नियम इस संहिता के प्रावधानों पर अधिभावी होते हैं। जहाँ तक संज्ञेय अपराध की बात है तो धारा 175(1) BNSS में पुलिस ऐसे अपराधों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट भी धारा 175(4) के तहत अन्वेषण का आदेश दे सकता है। ये 2 पॉइंट अन्वेषण के संबंध में स्पेशल थे, हमने आपको बता दिया। अन्वेषण कौन करता है तो पुलिस अधिकारी कर सकता है, या अन्वेषण के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति अन्वेषण कर सकता है। मजिस्ट्रेट कर सकता है कि नहीं तो अन्वेषण मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। अन्वेषण करने का उद्देश्य क्या होता है तो साक्ष्य एकत्र करना अन्वेषण करने का उद्देश्य होता है। क्या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण किया जा सकता है तो इसका जवाब होता है हाँ। इसके बारे में प्रावधान कहाँ पे है, इसके बारे में प्रावधान धारा 175 क्लास 1 BNSS में दिया गया है, जहाँ की संज्ञेय अपराध यदि गठित होता है और उसके मामले में FIR दर्ज की गई है तो वहाँ पे बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण किया जा सकता है। और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को भी ये राइट है कि 175 क्लास 4 में वह अन्वेषण का आदेश पुलिस अधिकारी को दे सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण कर सकता है। ये बात कहाँ बताई गई तो 174 BNSS में बताई गई है। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगली परिभाषा नहीं भी इसमें स्पष्टीकरण जो नया ऐड हुआ है उसको हम देख लेते हैं। स्पष्टीकरण BNSS में इसमें बताया गया है कि जहाँ किसी अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी संहिता के उपबंधों से संगत है वहाँ विशेष अधिनियम के उपबंध अधिभावी होंगे। क्लियर है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई विशेष विधि बनी हुई है, जैसे मान के चलो हम अक्सर बताते हैं विशेष विधि के अंतर्गत जैसे SC/ST हो गया, आपका पॉक्सो हो गया या जो NDPS हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशल एक्ट हैं जो स्पेशल मैटर पे या स्पेशल स्थानों के लिए बने होते हैं। तो अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई बात लिखी गई है तो वहाँ पे वो अप्लाई करेगी, इस पे वहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी क्योंकि स्पेशल मैटर में वहाँ के ही कानून लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आपका जांच और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जांच की जो परिभाषा है वो आपके मेंस में भी आती है। जांच और विचारण के दोनों में अंतर पूछा जाता है। अन्वेषण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अन्वेषण भी पूछा जाता है। अन्वेषण आपका मेंस का भी टॉपिक है, इसलिए मैंने इन दोनों परिभाषाओं को थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी करके बताया है। बाकी जो छोटी परिभाषाएँ होंगी उसमें हम थोड़ा जल्दी बताएंगे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके मेंस में भी आते हैं उस पर थोड़ा सा समय लेके बताएंगे, इसलिए आप धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। अगली परिभाषा हमारी आती है न्यायिक कार्रवाई। तो न्यायिक कार्रवाई आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि न्यायिक कार्रवाई कहाँ परिभाषित है और इसके अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है, हम देखते हैं। तो न्यायिक कार्रवाई के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये परिभाषा कहाँ दी गई। तो आपकी जो न्यायिक कार्रवाई है वो BNSS में 2(1)M में इसकी परिभाषा दी गई है, जबकि CRPC में 2I में इसकी परिभाषा दी गई थी जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। CRPC में देखते हैं तो CRPC में इसकी सेम परिभाषा दी गई है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसमें भी वही बताया गया है कि इसके अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी 2-3 चीज़ें बताई गई हैं कि जो है आपकी जो न्यायिक कार्रवाई होती है, ठीक है, वो न्यायिक कार्रवाई कहाँ ली जाएगी। तो ये कहा गया है कि न्यायिक कार्रवाई का जो हमेशा लिया जाता है वो शपथ पर ही लिया जाएगा। साक्ष्य जो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत जो साक्ष्य है वो शपथ पर लिया जाता है और ये कोर्ट की कार्यवाही होती है। आगे बढ़ते हैं तो बस आप ये याद समझ लीजिए, इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या हैं कि न्यायिक कार्रवाई कहाँ परिभाषित है। 2(1)M में इसकी परिभाषा दी गई है। हम इन सबको याद करने की एक ट्रिक बना रहे हैं, हमारी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक वीडियो स्पेशल लाऊंगी जिसमें हम आपको ये सारे ABCD जितनी भी चीज़ें बताई गई कि A में आपका ऑडियो वीडियो में परिभाषित है, B में बॉन्ड है, ये जितनी भी चीज़ें परिभाषा दी गई है कि मैं अच्छे से ट्रिक बना रही हूँ। ट्रिक हमारी तैयार हो जाएगी तो मैं आप सबको जो है
अच्छे से तैयार करने से। ए में आपका ऑडियो वीडियो हो गया, बी में बेल हो गया, सी में आपका जो है सी में बेलेबल ऑफेंस हो गया, डी में बेल बॉन्ड हो गया, ई में बॉन्ड हो गया। तो ये में एक अच्छी स्ट्रिक बन जाएगी, मैं आप सबको अच्छे से एक वीडियो में बना के बता दूंगी। जब तक आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखना 2(1)M में न्यायिक कार्यवाही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग बताई गई है। और इसमें जो साक्ष्य है वो ऑलवेज शपथ पर लिए जाते हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो परिभाषा है वो हमारी है स्थानीय अधिकारिता की बताई गई है। दोनों परिभाषाएं सेम है, दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं किया गया है। क्या है हम इसको देख लेते हैं कि स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत न्यायालय या मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। CRPC में 2J में बताया गया है। बस इसको केवल एक रीडिंग मान लेते हैं। क्या बताया गया है कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर या ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपने सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये आपका स्थानीय अधिकारिता बताएगा। या वह क्षेत्र बताता है जहाँ पे न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और बताएगा कि जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसा स्थानीय क्षेत्र बताएगा। इसका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। बस आप इसमें दो चीज़ें याद कर लीजिए कि स्थानीय अधिकारिता की परिभाषा 2N में दी गई है, CRPC 2J में थी, और इसका जो स्थानीय अधिकारिता का जो निर्धारण है वो कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ये आपका प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना जान लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। अगली जो हमारी डिफिनेशन है वो CRPC में थी, के में थी महानगर क्षेत्र, जिसमें धारा 8 के अधीन महानगर जिन क्षेत्रों को घोषित किया गया वो आते थे, परंतु नई BNSS में महानगर क्षेत्र को रिपील कर दिया गया, अब उसे हटा दिया गया। इसलिए अब इसे ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस CRPC में जान लीजिए कि इसके बारे में के में परिभाषा दी गई थी जो कि अब हटा दी गई है। अगली जो हमारी परिभाषा आती है वो आती है हमारे असंज्ञेय अपराध की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा होने वाली है। आपके प्री पर्पस से भी और मेंस के पर्पस से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा होने वाली है। इसमें हम देखते हैं इस परिभाषा को। तो हमारी ये परिभाषा असंज्ञेय अपराध की चलिए देखते हैं। असंज्ञेय अपराध, हमने संज्ञेय अपराध आपको बताया था, अब हम आते हैं संज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध जो हमारी परिभाषा था जी में हमने आपको बताया था कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, और असंज्ञेय अपराध हम यहाँ पे पढ़ते हैं ओ में पढ़ते हैं। 2(1)O में असंज्ञेय अपराध बताया गया है। इसमें हम देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। यानी कि जो हमारी कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिफिनेशन थी, ठीक उसके विपरीत हमारी असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। संज्ञेय अपराध में हमने क्या देखा था कि ऐसे अपराध होते हैं या कोई ऐसा मामला होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। परंतु असंज्ञेय मामले की अगर हम बात करें तो इन अपराधों में या इन मामलों में बिना पुलिस अधिकारी वारंट के साथ, यानी कि बिना वारंट के पुलिस अधिकारी या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं रखता है। धारा 39 BNSS इसका अपवाद बताया गया है, जहाँ की कोई पुलिस अधिकारी अपना अगर नाम और निवास ज्ञात करने है तो किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति नाम निवास नहीं बताता है और मामला कैसा असंज्ञेय है तो वहाँ पे नाम निवास ज्ञात करने हैं तो असंज्ञेय अपराधों में भी बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़े से कुछ देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है।
इस संहिता के यानी कि बीएनएस की धारा 174 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण भी नहीं कर सकती है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया भी था अन्वेषण की परिभाषा में कि अगर संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश एवं बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उस मामले में अन्वेषण भी कर सकता है। हमने अभी आपको बताया था अन्वेषण वाली परिभाषा में। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होता है, ऐसी सिचुएशंस में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और न बिना वारंट के ना तो गिरफ्तारी ही कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अन्वेषण भी नहीं कर सकते हैं। असंज्ञेय शाब्दिक, अगर हम इसका असंज्ञेय शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये साधारण शब्दों में ऐसे अपराधों में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो कोई व्यक्ति ही प्रभावित होता है, पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति ही प्रभावित होता है। जबकि संज्ञेय अपराधों में हमने क्या बताया था कि वहाँ पे पूरा समाज प्रभावित होता है। और ये जो असंज्ञेय अपराध होते थे वो कम गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं और इनकी सूचना बीएनएस की धारा 174 के तहत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसा अपराध हुआ होता है। और ऐसे अपराध में धारा 174 के तहत असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर दर्ज होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। यह 2 प्रतियों में दर्ज होती है तथा यह शब्द सार ना लिख के इसका सार लिखा, बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसकी परिभाषा लिखी जाती है। तो ये हमने आपको परिभाषा बताई और काफ़ी डिटेल में जाके हमने बताया। संज्ञेय अपराध की परिभाषा हमने आपको कहाँ बताई थी, 2G में बताई थी कि कॉग्निजेबल की परिभाषा दी गई है। और यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी है O में। 2O में असंज्ञेय अपराध है और 2G में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। हमारी अगली परिभाषा हम देखते हैं। तो हमारी अगली परिभाषा 21P में अधिसूचना परिभाषित की गई है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना विपरीत है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है और सीआरपीसी में भी बहुत डिटेल नहीं बताया गया। अधिसूचना से राजपत्र में अधिप्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। ये आपकी परिभाषा आती है। बस सिंपल सा है, देख लीजिए कहाँ परिभाषित है। 21P में अधिसूचना परिभाषित है और ये कहाँ प्रकाशित सूचना अभिप्रेत है, तो इसके अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना। बस ये देख लीजिए। सीआरपीसी में 2M में बताया गया था। अगली हम परिभाषा देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज़्यादा समय देने की भी हमें ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं तो अगली परिभाषा हम देखते हैं अपराध। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है अपराध की, ऑफेंस की। ऑफेंस की डिफिनेशन बीएनएस में 21Q में ऑफेंस की परिभाषा दी गई, जबकि सीआरपीसी में 2N में इसकी परिभाषा दी गई थी। और अगर ऑफेंस की हम परिभाषा देखें तो इसमें क्या लिखा गया तो काफ़ी बढ़िया देख लेते हैं कि अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय पर्वत किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा। ये इसकी डिफिनेशन दी गई है। दोनों में डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो पशु अतिचार अधिनियम 1871 भी सेम है, दोनों में सेम परिभाषा है। किसी तरह का कोई चेंज इस परिभाषा में भी नहीं किया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं। इसके कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इसको हम तोड़ के समझते हैं अपराध, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये। तो ये समझिए। सबसे पहले देखते हैं इसके साथ अगर आप चाहो तो बीएनएस की धारा 2 खंड 24 देख लीजिए। 2 क्लास 24 में इसमें जो है भी अपराध परिभाषित किया गया है। ठीक है, तब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम इसको तोड़ के समझते हैं कि अपराध किसे कहते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं अपराध की परिभाषा में। एक तो कार्य आता है, दूसरा लोप आता है। ठीक है, तो तत्समय विधि द्वारा दंडनीय बनाएगा। और ऐसा कार्य या लोप क्या होना चाहिए, वो कोई जो प्रेजेंट टाइम में कोई लॉ है या तत्समय पर्वत कोई भी विधि है उसके अंतर्गत वो एक्ट एंड ओमिशन को पनिश किया गया हो, उसमें पनिशमेंट दी गई हो, दंडनीय बनाया गया हो। और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आता है। देखिए कोई लॉ है तत्समय पर्वत, ठीक है,
उसमें भी दंडनीय बनाया गया है। इसके अलावा पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत कोई ऐसा कार्य है जिसके तहत परिवाद किया जा सकता है तो वो भी अपराध की परिभाषा में आता है। ये बेयर एक्ट को हम तोड़ने के बाद हम इतना प्राप्त करते हैं। अगर बेयर एक्ट को तोड़ते हैं तो ये चीज़ मिलता है। क्या है, एक बार और फिर से देख लीजिए कि अपराध से निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। क्या क्या है, जैसे कोई ऐसा कार्य हो गया, लोप हो गया जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, या कोई ऐसा कार्य आता है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है, तो वो सब क्या है, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आएगा। तत्समय प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत जैसे BNSS तथा विशेष एवं स्थानीय विधि आती हैं। जैसे आपका BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गई, या कोई विशेष विधि हो गई, या स्थानीय विधि हो गई। ये सारी विधियां, जो ये शब्द लिखा हुआ तत्समय प्रवृत्त विधि, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। IPC की धारा अगर हम देखें तो सेक्शन 40 में और BNS की धारा 2 खंड 24 में भी अपराध को परिभाषित किया। सबसे पहले हम IPC की धारा 240 देख लेते हैं। इसमें अपराध को स्पष्ट किया गया और बताया गया कि IPC के तहत विशेष विधि, स्थानीय विधि के तहत दिए गए अपराध आते हैं। IPC धारा 41 में विशेष विधि परिभाषित है और 42 में स्थानीय विधि को स्पष्ट किया गया था। अब अगर हम BNS में देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता में देखते हैं, तो क्लास 2 के खंड 24 में अपराध को परिभाषित किया गया और उसमें बताया गया कि जो अपराध या जो कार्य BNS में, भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय बनाए गए हैं, या विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत दंडनीय बनाए गए हैं, तो वे सब अपराध हैं और अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखें BNS की धारा 18 के अंतर्गत, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 खंड 18 में स्थानीय विधि है और 2 खंड 30 में विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। तो हमारा इस तरह से अपराध कंप्लीट हो गया। हमने अपराध को CRPC में कहाँ बताया गया, हमने आपको वहाँ पे बताया कि 2(9) में बताया गया है, और IPC में 240 में परिभाषित किया गया है, ये हमने बताया। इसके अलावा BNS में हमने देखा 2Q में यहाँ पे परिभाषा दी गई है, और 2 खंड 24 में भी अपराध की जो परिभाषा दी गई है उसको हमने काफ़ी विस्तृत रूप से देख लिया। अगली हम परिभाषा की ओर चलते हैं। तो अगली परिभाषा हमारी स्थान की है, स्थान की नहीं है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी की परिभाषा हमारी आती है। अगली परिभाषा 2 खंड दा के अंतर्गत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी के अंतर्गत आती है। ये परिभाषा हम देख लेते हैं। तो इस परिभाषा को हम अगर देखते हैं तो इसमें बताया गया पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी क्या है। पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं। किसके अंतर्गत, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी के अंतर्गत, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित है या बीमार है या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दें तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। तो ये हमारी परिभाषा थी। देखते हैं इसको हम जरा तोड़ के समझते हैं कि जब पुलिस अधिकारी, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। तो इसके अंतर्गत आपको समझ आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जिस पर पुलिस थाने का पूरा भार साधन का दायित्व है, वो व्यक्ति आता है। ठीक है, एकदम ये तो एकदम कंफर्म हो रहा है कि वह व्यक्ति जो आपका थाने का भारसाधक, मतलब जो प्रमुख है, हेड है थाने का, वो हो गया। इसके अलावा जो इंचार्ज होता है, एक तो मेन इंचार्ज हो गया, दूसरा सेकेंडरी इंचार्ज हो गया। 2 लोग इसके अंतर्गत बताए गए कि जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, यानी कि जो मेन इंचार्ज है थाने का, वो अगर अनुपस्थित है, कहीं गया हुआ है या कोई अन्य कारण से अनुपस्थित है या बीमार है या कोई अन्य कारण से अपनी ड्यूटी को करने में असमर्थ है, तब ऐसी दशा में ऐसा कांस्टेबल, मतलब ऐसा पुलिस अधिकारी जो कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर की रैंक का हो, वो व्यक्ति भी थाने का इंचार्ज हो सकता है या थाने का भारसाधक अधिकारी हो सकता है। इसके अंतर्गत 2 चीज़ों को बताइए, एक तो हमारा मेन इंचार्ज हो गया, और अगर वो बीमार है, अनुपस्थित है या कोई अन्य कारण से अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में अगर कांस्टेबल से
पंक्ति के ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी है तो उसे थाने का भार साधन दिया जा सकता है। ये इसमें इतना बताया गया है। अब इसमें ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये देख लेंगे कि 2R में थाने का भार साधक अधिकारी बताया गया है और इसके अंतर्गत अगर वो बीमार है, असमर्थ, तो उसके स्थान पर कोई जो कांस्टेबल पंक्ति से ऊपर का पुलिस अधिकारी है तो उसे भी थाने का भार साधक अधिकारी बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी डिफिनेशन है वो हमारी डिफिनेशन स्थान की है। स्थान की परिभाषा में आप अगर देखेंगे तो इसमें भी कोई